शाम का अंधेरा हो चुका था। अपनी छड़ी के सहारे रामलाल जी धीरे धीरे चलते हुए कंपनी के जीएम साहब के बंगले के सामने खड़े थे। उनका मन ऊहा-पोह में था। किसी तरह से हिम्मत करके उन्होंने वो लोहे का लगा हुआ गेट खोला और अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उन्होंने बेल बजाई तो अंदर से किसी के आने की आहट हुई और आकर के दरवाज़ा खोला तो चपरासी सामने खड़ा था। उन्होंने बोला, भैया जीएम साहब कमरे पे हैं? उसने कहा, जी हाँ। तो बोले, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। वह चपरासी उन्हें आदरपूर्वक ले जाकर के बैठा दिया सोफे पर और अंदर से जाकर के उन्हें बढ़िया शरबत बना करके लाया और रख कर के बोला, 10 मिनट लगेंगे, आप यहीं बैठ जाइए और साहब अभी आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। रामलाल जी शरबत पीने के बाद बैठे वहीं पर कमरे में टंगे एक फ़ोटो को देखने में व्यस्त हो गए और अपने अतीत की यादों में खो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर साहब के आने के पहले वो पूछ लिए। थोड़ी देर में जीएम साहब कमरे में आए और उठ करके रामलाल जी ने उनका अभिवादन किया और जीएम साहब बैठ गए और बोले, रामलाल जी बोलिए, और कैसे हैं आप? रिटायरमेंट के बाद तो आपकी जीवन बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। बोले, आप अब तो अच्छे ढंग से रहते होंगे, रिटायरमेंट के सब कुछ आपको मिल गए हैं, पैसे वगैरह भी, और सारी ज़िंदगी नौकरी किए हैं तो आपके पास पैसे भी होंगे। उन्होंने कहा, सर कैसे पैसे? मेरे फंड और पीएफ जो भी फंड के पैसे हैं आज तक नहीं मिले हैं। बोले, आपको आज तक नहीं मिले? आपको लगभग कितना दिन हो गया होगा रिटायर हुए? सर 1 साल 2 महीने के आसपास हो रहा है। आप गए नहीं वापस? सर 20 बार गया हूँ पर आज तक एक पैसा नहीं मिला। क्यों, क्या बात है? कोई कमी है क्या? क्या बोलते हैं वो? और पीएफ का काम, फंड का काम तो आपके मित्र राम प्रसाद जी ही करते हैं ना। सर काहे की दोस्ती, नौकरी छूटी, दोस्ती भी छूट गई। अब तो जब भी जाता हूँ एक न एक कमियाँ बताते हैं, तुम्हारे फार्म में ये कमी है, ये एंट्री नहीं की है, ये कागजात नहीं लगाए हो, अनेक बहाना करके मुझे वापस भेज देते हैं और मुझे एक भी पैसा आज तक नहीं मिला है। कृपया उसे दिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जीएम साहब ने कहा, ठीक है, आप अपना काम हुआ समझो और आ गए हो तो आपका काम हो ही जाएगा, आप चिंता न करें। तो जीएम साहब के मन में कुछ बातें थी। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताइए, आप तो बड़े आराम से अपनी बेटी के पास ही रहते होंगे रायपुर में। आपका बड़ा बेटा तो वहीं रहता है, उसका फ्लैट है, मकान है, सब कुछ है। नहीं सर, मैं उनके साथ नहीं रहता, मैं तो गांव में रहता हूँ। क्यों, गांव में क्यों रहते हो? वहाँ की असुविधा भरी ज़िंदगी आप कैसे झेल पा रहे हो? सर क्या करूं, घर पे रहने वाला भी कोई नहीं था,
अभी भी रामलाल जी अपनी व्यथा छिपाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे, पर उनके आँखों में आ रही अश्रु की बूंदें जीएम साहब को स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे और हैं जो बाहर रहते हैं विदेशों में, वो भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, और मैं अपने घर पे रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। सर आप मेरा फंड का पैसा दिलवा दीजिए बस, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। रामलाल जी को लग रहा था कि अन्य लोगों की तरह साहब मेरी निजी ज़िंदगी का शायद मजाक ले रहे हैं क्या। वो अंदर अंदर सोच रहे थे और साहब के बारे में कुछ गलत अर्थ निकाल रहे थे, पर साहब सारी बात समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा, आपने जो पैसा इकट्ठा किया था, आपकी जो ज़मीन थी, ये सब क्या किया आपने? वो तो ही है सब। रामलाल जी ने कहा, वो तो बेटे आपस में बोल रहे थे कि पिताजी आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद, तो इन सब की देखभाल कौन करेगा, और आप इन सबको बेच दीजिए, शहर का मकान भी बेच दीजिए, हम लोगों के साथ रहिएगा आनंद से, आप और माँ जी। और मैं भी सोचा सर कि आखिर होगा तो इन्हीं का, मैं उनके कहने पे सब बेच दिया और उनको दे दिया। और देने के बाद सभी फिर शहर चले गए, मुझे अकेला छोड़ करके गांव में। इतना कह के रामलाल जी फपक के रो पड़े, जैसे एक अनाथ बालक जिसका कोई सहारा न हो। वो फपक के रो रहे थे, साहब जी देख रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। साहब ने बोला, आपने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, आप अपनी मुट्ठी में कुछ भी नहीं रखे, आपको अपनी बीमार पत्नी का भी ध्यान नहीं रहा। अरे रामलाल जी, सूरज भी अपनी रोशनी बचा कर रखता है, रात में चांद के पास रखता है, रात में उजाला के लिए, और आपने तो अपनी सारी संपदा लुटा दी ममता और मोह में फंसकर। और आज आप आंसुओं से सरोवार हैं। रामलाल जी कुछ बोल न सके, तो बोले, बताओ तुम्हारा पीएफ आज तक क्यों नहीं मिला? बोले, साहब क्या करूं, वही जो मेरे मित्र राम प्रसाद जी हैं, फंड का काम देखते हैं, टाल मटोल करते हैं, मुझे कोई सहारा नहीं, और मेरा फंड भी नहीं मिल पा रहा है। तो अब उसको दिलवा देते तो बड़ी कृपा होगी। कृतज्ञता से हाथ जोड़ लिए। बोलिए, जीएम साहब ने कहा, अब तो समझ लीजिए आपका मिल ही जाएगा, आप चिंता मत करिए, कल ही आपके पैसे आपके पास मिल जाएंगे, खाते में चले जाएंगे, आगे का आपका क्या विचार है? तब रामलाल जी ने कहा कि मेरी थोड़ी सी ज़मीन हिमाचल में है जो कि बहुत महंगी है, वो बच्चे नहीं जानते थे, न उसको बिचवाए हैं और न मैंने उन्हें बताया था। अब मेरा विचार है कि रिटायर्ड ये पीएफ के पैसे मिल जाएंगे तो उनको फिक्स कर दूंगा, और उसका जो ब्याज आएगा उससे जो है अपना खर्च चलाऊंगा, और हिमाचल की जो ज़मीन है उसे बेच करके मैं शहर में एक कमरा ले लूँगा, अपना घर होगा, उसमें मैं अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा और साथ ही रहूँगा। तो बोलो, एक बात बताइए रामलाल जी, जीएम साहब को भी कुछ खरीदने की जैसे लग रहा था कि उनकी इच्छा थी। बोले, आपका मित्र राम प्रसाद अड़ंगे क्यों लगा रहा था? आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन था? कौन परेशान कर रहा था आपको साल भर से? बोले, साहब
मेरा मित्र राम प्रसाद और कौन हो सकता है, उसके ही हाथ में तो फंड के काम होते हैं। जीएम साहब ने कहा जी नहीं, वो एकमात्र मैं था और राम प्रसाद के कहने से मैंने तुम्हारा पीएफ रुकवाया था, सारे फंड रुकवाए थे। तुम नहीं समझ पाए थे, तुम बच्चों के मोह ममता की डोर में बंधे हुए थे, ममता में पागल हो गए थे, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर तुम्हारा मित्र राम प्रसाद सब भांप गया था। तुम्हारे बच्चे स्वार्थ के साथी थे, तुम्हारे बुढ़ापे के साथी उनमें से कोई नहीं थे। सब अपने अपने पैसे और हक के खातिर आपसे जुड़े हुए थे। ये बात राम प्रसाद भांप चुका था। उसने आपके रिटायरमेंट के समय ही मुझे सारी बातें बताई थी और मैंने जानबूझकर रोक लिया था कि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पीएफ और फंड के पैसे दिया जाएगा। इतना सुनते ही रामलाल जी जीएम साहब के हाथ जोड़ लिए और कृतज्ञता भरी नज़रों से आंखें मिलाना चाहा तो आंखें से आंसू झरझर बहने लगे और जीएम साहब भी सजल नेत्रों से उनकी दुर्बल काया को पकड़ करके अपने बाहों में जकड़ लिया, सांत्वना दिया, क्योंकि पिता के समान एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने इस तरह से गिड़गिड़ाता रहा था, रो रहा था जैसे कोई अनाथ व्यक्ति हो। और वो तब उन्हें समझ में आया कि राम प्रसाद को मैं अनायास से ही दोष देता रहा, उसके बारे में गलत सोचता रहा। रामलाल जी साहब से प्रणाम करके तुरंत राम प्रसाद से मिलना चाहते थे। वो मुड़े ही थे जाने के लिए कि राम प्रसाद वहीं सामने खड़े मिल गए और पकड़ के उन्हें गले लगा लिया। ये अनोखी दोस्ती मित्रों कितनी शिक्षाप्रद है। और मित्र हो तो इस तरह का हो जो मित्र के भविष्य की भी चिंता करे, वर्तमान की भी चिंता करे, हर समय दुख सुख में साथ निभाए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा।